have completed the portion of circular flow of income, and we have studied the meaning of stocks and flows. I have told you कि all the economic variables are divided as a stock variable and as a flow variable. हमको पता है, उसके बाद में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. अब तक हमको इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, स्टॉक्स एंड फ्लोस वेरिएबल और रियल एंड मनी फ्लो ये हमको पता है. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड विच विल हेल्प अस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए या नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, पता लगाने के लिए जिन जिन कॉन्सेप्ट्स की हमको जरूरत है अभी हम फिलहाल वो पढ़ रहे हैं. साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट को पढ़ना और समझना बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते. इसमें आपके ऊपर कई सारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे. कई सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं या उनका आंसर दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. वी आर मेजरिंग द एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट. हर कॉन्सेप्ट के एग्जैक्ट डेप्थ तक जा रहे हैं. ठीक है ना. तो नाउ लेट अस मूव अहेड. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस. अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी पूरी की बात करेंगे अभी बाद में, अभी करेंगे इसी चैप्टर में. लेकिन हम पहले देखते हैं हमारा बेस कितना अच्छे से क्लियर है ना. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि व्हाट इज द प्रोडक्ट. बेसिकली जो नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग है क्या. ठीक है. तो देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है. एनीथिंग विच कैन सर्व वैल्यू, एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू अ कंज्यूमर. जो भी उसको यूज करे उसको अगर वो वैल्यू दे तो वो क्या कहलाएगा, अ प्रोडक्ट. ठीक है. किसी भी चीज, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, कुछ भी हो. ठीक है. तो देखो प्रोडक्ट क्लासिफाई होता है एज गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट कैसे क्लासिफाई होता है, गुड्स एंड सर्विसेज. तो देखो गुड्स भी वैल्यू ऑफर करते हैं व्हेन दे आर यूज्ड. सिमिलरली सर्विसेज भी वैल्यू ऑफर करती हैं व्हेन दे आर यूज्ड. ओके. सो अगर एक्चुअल में हमने कुछ प्रोडक्शन करी है तो प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है. प्रोडक्शन का रिजल्ट है प्रोडक्ट, जो कि गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं. बेसिक डिफरेंस क्या है, दे आर टेंजिबल. सबसे बड़ा ही बेसिक डिफरेंस क्या है, दे आर टेंजिबल. एंड सर्विसेज दे आर इनटेंजिबल. क्या है, इनटेंजिबल. ये टेंजिबिलिटी होती है. टेंजिबिलिटी यू नो फिजिकलिटी. इनका एक क्या है, इनकी शेप है, इनका एक साइज है, इनकी एक फिजिकल अपीयरेंस है. Whereas no shape, no size, no physical appearance, it is just felt or realized. That is services. Okay. So ये हो गया. अब आगे चलते हैं. अब देखो गुड्स को डिवाइड कर रखा है, सर्विस को रख लो होल्ड पे. अब हमारे कॉन्सेप्ट्स में हमको यूज करेंगे गुड्स के डिवीजन. गुड्स डिवाइड हैं एज फाइनल गुड्स. ठीक है. फाइनल गुड्स एंड आई एम यूजिंग द स्पेस बिकॉज सर्विसेज की कोई सब कैटेगरी नहीं है. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. तो देखो जो हम टेंजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं या फिर गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज. सिंपल शब्दों में गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज. ठीक है. उनको क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स. दे कैन बी यूज्ड ईदर बाय अ कंज्यूमर और बाय अ प्रोड्यूसर. जो भी गुड्स फाइनली रेडी हैं यूज होने के लिए, वेदर फॉर कंजप्शन और वेदर फॉर प्रोडक्शन, एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए वो यूज होने के लिए रेडी है. दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ गए और कहाँ आ गए, कंजप्शन की लाइन पे आ गए. भाई प्रोडक्शन से तो हम बाहर आ चुके हैं, फ्लो हो चुका है इनका प्रोडक्शन के बाहर, तो कहाँ गया, कंजप्शन पे. मतलब दे आर रेडी फॉर कंजप्शन. उनको कहते हैं फाइनल गुड्स. ठीक है. तो मैं सिंपल सी बात लिखूंगा, रेडी फॉर यूज. कैसा भी यूज हो. ठीक है. यूज चाहे कैसा भी हो, किसी भी तरीके से यूज करना हो, लेकिन वो यूज के लिए रेडी है. क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके पार आ चुके हैं. ठीक है. वो क्या होते हैं, फाइनल गुड्स.
अब आ जाओ इंटरमीडिएट। तो अब अगर फाइनल सेल में आ गया तो इंटरमीडिएट भी समझ में आ रहा होगा। इंटरमीडिएट मतलब होता है इंटरमीडिएट, मतलब कहीं ना कहीं वो बीच में है, ठीक है। तो ये वो गुड्स होते हैं विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। ये वो गुड्स हैं जो कि अभी फाइनली यूज करने के लिए रेडी नहीं है, इनने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करी है, अभी भी ये प्रोडक्शन में लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फैंस है, ठीक है। तो फैन क्या है, अगर आप फैन मार्केट से खरीद के ले आ रहे हो तो ये क्या है, ये है कंज्यूमर गुड, ये है फाइनल गुड, क्योंकि वो रेडी फॉर यूज है, आपने उसका जस्ट सेटअप किया और चालू किया। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर वायर्स की, अगर हम बात करें मैग्नेट्स की, अगर हम बात करें इसमें जो मोटर लगती है उसकी, या फिर स्क्रू की, जो भी इसकी इक्विपमेंट है, वो मैं स्क्रू ला के उसको ऊपर लटका के बोलूंगा हवा दे मेरे को, ऐसा नहीं होगा ना। या फिर मैग्नेट यूज करूंगा या कुछ और यूज करूंगा, नहीं। उन सब गुड्स को क्या कहा जाएगा, उनको बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो अभी भी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होने वाले हैं, वो अभी भी किसी और गुड की प्रोडक्शन में यूज होंगे, तो वो क्या बन जाते हैं, क्या कहलाएंगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दे आर रेडी फॉर फाइनल यूज, दे आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, दे हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव नॉट क्रॉस्ड, ठीक है, दे विल नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, दे विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। इनकी जरूरत है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों के पास, सबके पास आज के डेट में स्मार्टफोन है, लेकिन आपको पता है स्मार्टफोन के अंदर कई सारी चिप्स हैं, कई ग्राफिक कार्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हमको इतना नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं क्या करती होगी, ये इंडस्ट्री किसी ना किसी से खरीदती होगी। उनको चाहिए होगा ग्लास भी, ठीक है, उनको कैमरा भी चाहिए होगा। जरूरी थोड़ी है कि भाई जो कंपनी कैमरा बना रही है, सॉरी जो कंपनी फ़ोन बना रही है कैमरा भी बनाए, या फिर वो मेटल का भी काम करे, या फिर वो स्टोरेज के लिए जो हमको चिप्स चाहिए होती, ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते, सबका काम हो सकता है वो किसी और से क्या ले रही है, खरीद रही है, ऐसा भी तो होता है। अब जरूरी थोड़ी है, जैसे उषा का फैन है तो उषा मोटर भी बना रही हो, उषा वायर्स भी बना रही है उषा, लेकिन हर कंपनी के लिए जरूरी थोड़ी है मोटर्स बनाना, जरूरी थोड़ी है स्क्रू, उषा स्क्रू तो नहीं बनाती, फिर ये तो उसको किसी ना किसी और इंडस्ट्री से खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे गुड जो कि बने हैं लेकिन वो अभी भी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होंगे, उनको कहते हैं क्या, इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये आपके लिए नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है, ठीक है। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन फॉर फाइंडिंग द नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए उस कंट्री के सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को यूज किया, इनकी वैल्यू को यूज नहीं की जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम नेशनल इनकम बहुत अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। हमको पता होगा कि उस वक्त क्या नहीं लेना और क्या लेना है, ठीक है। तो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज टेकन फॉर फाइंडिंग नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टेकन। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि इनकी वैल्यू इसके अंदर तो कवर हो जाती है। मान लो जब हम फैन की प्राइस ले रहे हैं किसी कंज्यूमर से, ठीक है, फैन की प्राइस ली, हमने बोला कि भाई 1500 का फैन है, 2000 का फैन, तो इसके अंदर यूज होने वाले जितने भी इक्विपमेंट हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को तो कंपेंसेट कर दिया, चाहे वो इसके वायर्स हो, चाहे इसकी वो क्या है मोटर हो, चाहे वो इसके स्क्रू हो, चाहे वो इसकी बॉडी हो, सभी को तो कंपेंसेट कर दिया, किया कि नहीं किया। और जब इस उषा ने या फिर इस इंडस्ट्री ने वो गुड्स खरीदे होंगे तो उन्होंने उसी रेवेन्यू को यूज करके उनको कंपेंसेट कर दिया। मतलब फाइनल गुड्स के अंदर इनकी वैल्यू ऑलरेडी होती है, समझ रहे हो। जब हम एक स्मार्टफोन खरीद के आते हैं तो हम तो उस पूरे के पूरे पैकेज के लिए खरीद रहे हैं ना, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि इसकी कैमरे के लिए इतना पैसा, इसकी स्क्रीन के लिए इतना पैसा, इसके टच के लिए इतना पैसा, इसकी स्टोरेज के लिए इतना पैसा, नहीं। तो फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कवर होती है, और अगर आपने फाइनल गुड्स के साथ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो एक तरीके से हो जाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों ही इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है।
और डबल काउंटिंग सिंपल इसका मतलब ये है कि आप जो चीज पहले से जुड़ी हुई है, जो इसमें उसकी वैल्यू आ चुकी है, उसमें दोबारा वैल्यू जोड़ रहे हैं, तो वो डबल काउंट, एक ही चीज डबल बार काउंट हो रही है। हमको लग तो रहा है इनकम बहुत ज्यादा है, इनकम की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन एक्चुअल में इनकम उतनी हुई नहीं। समझ रहे हो? इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम आगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इस चीज को अभी से ही दिमाग में बैठा लो। नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल गुड्स में जुड़ी होती है। और अगर आपने ले लिया, फिर भी ना मान के जिद करके ले लिया, तो हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, फॉल्स अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दूं इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, दो बात बताऊंगा। एक तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये गुड्स अभी रेडी नहीं है। ठीक है, ये अभी यूज के लिए रेडी नहीं है, ये प्रोडक्शन में काम आ रहा है। इनके बारे में एक और बात जान लो कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि या तो प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं या फिर इनको खरीदा गया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ध्यान से सुनना, दे आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। कहने का मतलब कोई भी बंदा किसी गुड को एक जगह से खरीद के सीधा सीधा दूसरे गुड को दूसरी तरफ बेच दे, तो वहां पे भी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। वो इंटरमीडिएट गुड इसलिए कहलाता है क्योंकि वो फाइनल यूज में लगा ही नहीं, अभी भी वो किस में लगा है? ट्रेड में लगा है। तो या तो दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, देन दे आर नोन एज इंटरमीडिएट। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, और इस बात को बिल्कुल मार्जिन पे लिख लो या फिर अपने पास नोट्स में फिक्स कर लो। एक तो दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अगर एक जगह से लेके दूसरी जगह बेचा जाए तो वो इंटरमीडिएट। आपके पास क्वेश्चन में आ जाए गुड्स रीसोल्ड, तो आपको पता है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम ए सोल्ड टू बी, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स बने थे, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स बने थे, और आपको पता है क्यों बने थे? या तो प्रोडक्शन में या रीसेल के पर्पस में। लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने के बाद भी ना ही वो प्रोडक्शन में लगे, वो प्रोडक्शन में नहीं लगे, तो फिर हम उसका इस साल के बाद क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो ये चीज भी सुन लो, ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इंटरमीडिएट गुड्स पूरे साल में प्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं हुए, तो नेक्स्ट ईयर में उनको माना जाता है फाइनल गुड। नेक्स्ट ईयर की जब नेशनल इनकम होगी तो इस स्टॉक को लिया जाएगा एज अ फाइनल गुड और उसमें उसकी वैल्यू जोड़ी जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है पता लगाने का कि भाई कौन सा तो इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, मैग्नेट भी खरीदते हैं। अब आप सोचोगे सर आप मैग्नेट का एग्जांपल तो दे रहे हो, लेकिन मैग्नेट मार्केट में कंज्यूमर को भी तो बिकती है। वायर्स का आप एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन वायर्स कंज्यूमर को भी तो डायरेक्ट बिकती है। तो भाई बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज को भी बेचे जाते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएट नेचर के, साथ साथ वो कंज्यूमर्स के पास भी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए एक रूल बनाया गया है कि अगर मान लो इंटरमीडिएट गुड्स की जो भी प्रोडक्शन हो रही है एक साल तक, अगर वो इंटरमीडिएट गुड किसी फाइनल गुड के बनने में यूज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर की नेशनल इनकम में उसको एज अ फाइनल गुड उसकी वैल्यू को ध्यान में रखना चाहिए। ये हम रूल फॉलो करते हैं। दिस इज हमारी ये स्टैटिस्टिकल। आपको पता है नेशनल इनकम कौन फाइंड करता है? नेशनल इनकम फाइंड करती है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसने इनकी कई सारी गाइडलाइंस बना रखी है। वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए कई सारी गाइडलाइंस बनाती है। उनमें से एक गाइडलाइन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये गाइडलाइन इसलिए बनाई गई है ताकि कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि कई सारे ऐसे गुड हैं जो कि इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं फीड करने को, साथ साथ मार्केट में भी है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे? दे आर रेडी फॉर फाइनल यूज। ये तो बड़ा सिंपल है, रेडी फॉर फाइनल। यहाँ पे 2-3 बातों को ध्यान रखना। क्या? दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, या फिर दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर इफ दे आर नॉट
used for production or resale for 1 year, complete 1 year, then for the next year their value will be taken as a final good and will be used in national income accounting. ठीक है, लेकिन हमेशा नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी बातें दिमाग में बैठाए रखना, जो जो बात आपको बताई गई एक्जैक्टली दिमाग में बैठाए रखोगे तो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं। आपके पास आएंगे कई सारे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दीज गुड एज व्हाट, आइडेंटिफाई दीज गुड एज फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा बाय मिल्क सोल्ड बाय अ डेयरी मैन। एक डेयरी मैन क्या कर रहा है, मिल्क बेच रहा है, तो दिस इज व्हाट, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्या है, मिल्क क्या है यहाँ पे, फाइनल गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड। उसकी कंडीशन पे चले जाओ, क्या ये मिल्क रेडी है फाइनल यूज के लिए, ऑब्वियसली ये फाइनल कंज्यूमर्स को बेच रहा है तो ये रेडी है। हम जो भी, हमको जैसे कोई दूध वाला है या फिर हम दूध की थैली खरीदते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे यूज करने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बोले मिल्क परचेज्ड बाय अ ढाबा फॉर रीसेल। अब यहाँ पे भाई कंडीशन डाल दी, मिल्क परचेज बाय अ ढाबा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर पनीर मान लो, पनीर हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर, लेकिन पनीर परचेज बाय वो रेस्टोरेंट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अब आप सोचो कि भाई पनीर रेस्टोरेंट क्यों खरीदेगा, भाई रेस्टोरेंट को पनीर की सब्जी बनानी है, शाही पनीर, तो वो पनीर क्या कहलाएगा, फाइनल या इंटरमीडिएट, वो पनीर कहलाएगा इंटरमीडिएट, और जो बना के दे रहा है शाही पनीर या जो भी वो बना के दे रहा है वो कहलाएगा फाइनल। सिमिलरली मिल्क परचेज बाय ढाबा, तो भाई वो ढाबा क्या करेगा, या तो उसको यूज करेगा, चाय बना देगा, ढाबा क्या करेगा, दूध का चाय बना देगा, नहीं तो एज इट इज हो सकता है बेच भी दे। दोनों ही सिचुएशन में उसको कहा जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल गुड नहीं है, एक तो इसने खरीदा, मतलब इसने दूसरी इंडस्ट्री से खरीदा प्रोडक्शन के लिए, हो सकता है चाय बना रहा, नहीं तो रीसेल आगे एज इट इज बेच देगा, तो इसका फाइनल गुड कैसे हो गया, इसने कहीं से खरीदा था, क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड। कंडीशंस याद रखो, किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कंडीशंस आप थोड़ा याद रखें। अब चलते हैं आगे, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब फाइनल गुड्स की कैटेगरी है, फाइनल गुड्स की भी कैटेगरी है। ठीक है, फाइनल गुड्स भी डिवाइडेड है कैसे, एज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं, दे आर रेडी, क्योंकि सारे ये गुड्स क्या है, रेडी फॉर यूज, सो दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। ये कंजम्पशन के लिए रेडी है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। ठीक है, दे आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड दे आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, दे आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, ये कंज्यूमर्स यूज करेंगे और ये प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी डिवाइड किया गया। इसमें आते हैं 3 कैटेगरी, ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स। ठीक है, इसमें सारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं जो कि कंज्यूमर खरीदते हैं मार्केट से। इसमें सारे कैपिटल गुड्स आते हैं, जैसे कि मशीन्स। मान लो एक इंडस्ट्री ने, कैनन ने क्या किया, कैनन ने कोकोयो ने वो बना दी, क्या एक मशीन बना दी, है ना, एक मशीन बना दी, तो वो मशीन रेडी है यूज के लिए, तो वो फाइनल गुड कहलाएगा। लेकिन वो मशीन कंज्यूमर के किस काम की, वो मशीन गई, प्रोड्यूसर्स ने अपनी फॉर्म से रखा, उसको फोटोकॉपी के लिए यूज किया, उसको प्रिंट के लिए यूज किया, तो उसको कंज्यूमर गुड नहीं कहा जाएगा, उसको कैपिटल गुड कहा जाएगा। कहने का मतलब जो गुड्स वैल्यू क्रिएशन में या फिर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ध्यान रखना, अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना।
ये वो गुड होंगे कैपिटल जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये रेडी हैं यूज करने के लिए, लेकिन ये हेल्प कर रहे हैं। और ये वो गुड हैं जो कि प्रोडक्शन में लग जाते हैं। मेरे बात को, ये तो क्या हुआ, हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, ये मशीन्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये लग गए, ये खुद ही कंज्यूम हो गए। बोले कि भाई मैं खुद ही खुद लग गया पूरा पूरा। जैसे भाई वो है मोटर है, फैन के अंदर लग गई, उसकी वैल्यू उसके अंदर जुड़ गई, ठीक है। लेकिन मान लो मोटर बनाने की मशीन होती या फिर पेंट करने की मशीन होती, वो क्या कहलाती, वो लगती थोड़ी है, वो मोटर बनाने की मशीन थोड़ी कुछ चाहिए, वो कहलाएगी कैपिटल, ठीक है। फोटोकॉपी की मशीन है, फोटोकॉपी की मशीन है, उसको क्या कहोगे, उसको कहेंगे कैपिटल गुड। लेकिन जो पेजेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर, पेजेस जो हम यूज कर रहे हैं मशीन के अंदर, जो प्रिंट होके निकलते हैं, जो फोटोकॉपीड होके निकलते हैं, उन पेजेस, रॉ पेजेस को क्या कहते हैं, उसको कहेंगे इंटरमीडिएट, क्योंकि वो यूज हो गए और उस मशीन के जरिए प्रोडक्शन हो पाई, हेल्प होगा, तो वो मशीन कहलाएगी कैपिटल गुड। और वो जो पेजेस जिनके ऊपर प्रिंट हुआ है, उन रॉ पेजेस को कहेंगे इंटरमीडिएट। और जो फाइनल पेजेस प्रिंट होके आए हैं, कंज्यूम। ले भाई फोटोकॉपी लेके जाओ, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड कितने तरीके के। कंज्यूमर गुड होते हैं 3 तरीके के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक टिके, ठीक है। ड्यूरेबल का मतलब होता है वो गुड जो पेरिश ना करे, जो टाइम के साथ अपने आप खराब ना। आपको पता है टाइम फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गुड के यूज में। तो कई सारे ऐसे गुड होते हैं जो टाइम फैक्टर की वजह से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं या उनके अंदर पेरिशेबिलिटी आ जाती है। ड्यूरेबल होते हैं जस्ट अपोजिट, इनके अंदर पेरिशेबिलिटी नहीं आती, ठीक है। इनके अंदर पेरिशेबिलिटी नहीं आती, ये ड्यूरेबल हैं। इनकी शेल्फ लाइफ या फिर इनका यूसेज टाइम ओरिएंटेड नहीं है। जैसे कि एल्मीरा, जैसे कि टेलीविजन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने टेलीविजन रखा था, मान लो मेरा एक रूम है, मैंने टेलीविजन लगा के रख रखा है, अब उस रूम में मेरा रहना नहीं होता, ठीक है, उस टेलीविजन को हम देखते नहीं। आज से 2 साल बाद अगर मैं उस रूम में जाऊंगा तो क्या होगा, टेलीविजन क्या साइड से फोल्ड हो जाएगा या साइड से टूटने लगेगा? क्या टाइम की वजह से वो अपने आप खराब हो सकता है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वॉशिंग मशीन है, अभी तक हमने उसको किस में रख रखा था, कार्टन में रख रखा था, उसके बॉक्स में। 4 साल बाद निकाला मैंने, तो निकाल के देखूंगा क्या सड़ गई थी या फिर क्या हो गया था, उसका कलर गिर गया था? नहीं होगा। जब तक एक्सटर्नल फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस नहीं करे तब तक इनके ऊपर कोई पिल्फरेज, कोई लॉस नहीं आता। समझ बात को? तो कहने का मतलब ड्यूरेबल वो होते हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम यूज नहीं होता, जिनके ऊपर टाइम यूज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। दे कैन बी यूज्ड फॉर, वी कैन से कि दे आर नॉट हैविंग अ टाइम लिमिटेशन, है ना, तो उसको हम फ्यूचर में एक अनसर्टेन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेमी ड्यूरेबल, तो आप इसको बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर। देखो वैसे मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं होती, ये लोगों ने अपने आप बना दी, ऐसा कोई भी नहीं होता। आपको तो इसकी कंडीशन पे जाना है कि भाई इसको टाइम की रिस्ट्रिक्शन अफेक्ट नहीं होती। मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर नहीं लिखी, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद द यूज विद द लिमिटेशन ऑफ टाइम। सेमी ड्यूरेबल, अब इनके ऊपर फर्क पड़ता है, इनके ऊपर टाइम फैक्टर का फर्क पड़ता है। और आप इन गुड्स को अगर एक टाइम के बाद यूज करोगे तो इनका हो सकता है क्या हो, इनकी क्वालिटी पेरिश करे, जैसे कि क्लोथ्स, जैसे कि फुटवेयर। आपको पता है टेलीविजन और क्लोथ्स में क्या डिफरेंस है? भाई टेलीविजन ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने 24 घंटे चलाई तो अगले दिन वो खराब होने लग गई, या आपने 1 हफ्ते लगातार चलाई तो खराब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। वे टीवी गर्म हो गई, टीवी को ठंडा कर दे, ऐसा पहले होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने एक ही शर्ट या एक ही टी शर्ट रोज पहनी, सुबह शाम पहनी, पूरे टाइम पहन के रहे, फिर वो धुली, रिगरस यूज में आई, तो टाइम के साथ उसकी क्वालिटी पेरिश होगी। आपने न्यू शूज खरीदे, है ना, बहुत अच्छे शूज थे, आपको पसंद है, आप हर जगह उसको पहन के जा रहे हो, खेलते वक्त भी उसको पहन रहे हो, स्कूल में भी पहन रहे हो, कहीं आना जाना है तो भी पहन रहे हो, सोते वक्त भी पहन रहे हो, ठीक है, फिर उसको धो रहे हो, साफ कर रहे हो, पहन रहे हो, क्या होगा, टाइम के साथ वो खराब हो जाएंगे, वो आ जाएंगे आपकी बुक्स हैं, है ना, बुक्स है, नोटबुक्स है। आप देखते हो कि जब आप नया नया रजिस्टर खरीदते हो,
कितना सुंदर होता है, स्मार्ट सा होता है वो, है ना, मन करता है काम करने का, कुछ लिखने का, चल शुरुआत में अच्छे से लिखते हैं। लेकिन आप उसी रजिस्टर को 1 महीने बाद, 3 महीने बाद और 6 महीने के बाद देखो कैसा हो जाता है, वाइट से ब्राउन हो जाता है, ब्लैकिश होने लग जाता है, ऊपर से वो थोड़ा घूमने लग जाता है ना, फोल्ड सा हो जाता है। तो उसको आपके यूज के साथ टाइम फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। जितनी बार खोलोगे, जितनी बार पन्ने पलटोगे, फर्क पड़ता है उसको। समझ रहे बात को? तो वो सब कहा जाता है सेमी ड्यूरेबल। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? उनको टाइम फैक्टर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो रिगरस यूज से भी इतना ज्यादा पेरिश नहीं करेंगे। इनको टाइम फैक्टर अफेक्ट करता है, और ये रिगरस यूज, जितना ज्यादा रिगरस यूज होगा उतना ज्यादा ये पेरिश करेंगे। अब आ जाओ इसमें नॉन ड्यूरेबल, इसमें ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ही नहीं है। इनको हम बोलते हैं वो गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज। ये वो गुड्स हैं जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। कहने का मतलब एक बार में यूज करें, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब ऐसे थोड़ी कोई टमाटर है, एक टमाटर है तो मैंने उसको 1/4 खाया और 3/4 रख लिया, 10 दिन बाद खाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हो तो ऐसा हम मानते नहीं, अज्यूम नहीं करते। चॉकलेट है, टॉफी है, टॉफी खोली, आधी खाई आधी रख ली, तो ये सब चीजें नहीं है। ये वो ऐसे गुण है जो कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में यूटिलाइज हो। समझ रहे बात को? तो ये वो है रैपिड कंज्यूमर गुड जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। बेस्ट एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और भी कई सारे होते हैं। टॉफी, ठीक है, चॉकलेट, छोटी वाली चॉकलेट है, खोली, खाई, खत्म। अब ऐसे थोड़ी उसको रख ले थोड़ी सी और रख के देख लो, हैं खराब तो होगी, या उसमें पेरिशेबिलिटी आएगी, या उसका नेचर चेंज होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं कंज्यूमर। एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपको मैं कि यहीं पे एक चीज और भी जुड़ती है, वो होती है सर्विसेज, ठीक है। लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने पहले ही प्रोडक्ट में सर्विसेज डाला। तो कहने का मतलब जितनी भी सर्विसेज थी, चाहे वो कंज्यूमर सर्विसेज थी, चाहे वो कैपिटल सर्विसेज थी, वो सारी कहाँ है, वहाँ। चाहे वो इंटरमीडिएट सर्विसेज थी, सर्विसेज सब में जुड़ी हुई हैं। कंज्यूमर सर्विसेज जैसे टीचिंग, जैसे कि हेल्थ केयर, प्रोडक्शन सर्विसेज, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के ऊपर कैपिटल सर्विसेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की गाइड करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो देता है, ठीक है, गाइडलाइन, शेयर ट्रेडर, ब्रोकर। इंटरमीडिएट सर्विसेज, हाउ टू यूज गुड्स इन प्रोडक्शन। सर्विसेज सभी जगह से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन हम उसको यहाँ पे ना लेके सबकी कैटेगरी यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना कि सर्विसेज कंज्यूमर गुड्स के साथ भी होती हैं, कैपिटल गुड्स के साथ भी होती है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आपने देखा कितना छोटे से टॉपिक से निकाला, और ऐसा नहीं कि इनमें से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये BST और पहले भी हमने कहीं ना कहीं सब चीजें पढ़ रखी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या था? पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था कि भाई किन चीजों को नेशनल इनकम में लिया जाएगा और किन चीजों को नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सारी वैल्यू, लेकिन जब हम गुड्स की कैटेगरी में आए तो इस कैटेगरी को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता फॉर 1 ईयर, लिए नहीं जाए। अगले साल भी तब लिया जाएगा जब ये फाइनल गुड बन जाए। तो इसका ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या था, और इसकी कैटेगरियां ध्यान में रखना, क्या क्या कैटेगरीज थी और उनका मीनिंग क्या था, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था कि मैं नोट्स शेयर करूंगा, तो जैसे 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो मैं इकट्ठा आपको नोट्स बना के शेयर करूँ, जिसमें सबकी मीनिंग, सबकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, जिसको आप कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, विच इज़ इन्वॉल्विंग टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और ये टर्मिनोलॉजीज अभी हम अच्छे से सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नेशनल इनकम को फाइंड करना पड़ा है इजी। आज आपने एक चीज़ सीख ली कि नेशनल इनकम में किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को नहीं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।